एपिसोड 1 की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रैल्फ होता है। अभी रैल्फ एक टेप रिकॉर्डर सुन रहा होता है जहां रिकॉर्डर से गहरी सांसें और जर्मन में फ्रस्ट्रेशन भरी बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बार बार टेप की आवाज़ को रिपीट करता है। रैल्फ की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। वो टेप की आवाज़ की नकल करता है, बड़बड़ करता है और इरिटेट होके जर्मन फ्रेजेस को रिपीट करता है। बिल्डिंग में एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि रैल्फ एक किलर है जिसने उस बूढ़े आदमी को मार के हूबहू उसके जैसा ही बन गया है। रैल्फ गहरी सांसें लेता है और बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है। अगला सीन मुनिक में शिफ्ट होता है जहां जर्मन रैल्फ एक होटल की तरफ जा रहा होता है। वो क्लीनर का काम करता है वहाँ पे। होटल पहुँचते ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसे बुरे तरीके से बात करता है। उसकी लेट एंट्री को देखते हुए और उसकी स्मोकिंग हैबिट को लेकर उसे सुनाता भी है। गार्ड उसके नए रक्सैक बैग पर भी कमेंट करता है जो कुछ अजीब जैसा ही होता है। रैल्फ होटल में अपना काम पे निकल पड़ता है। वो अपना स्टाफ कार्ड का स्वाइप करके अपना लिफ्ट यूज़ करके ऊपर की तरफ जाता है। रैल्फ अपने एक कलीग से बात करता है। वो उससे पूछता है कि और कौन कौन काम पर आया है और उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए। कलीग से बेढंगे आंसर्स मिलने के बाद रैल्फ अपने काम पर निकल पड़ता है। वो एक शांत से एरिया में पहुँचता है। जैसे ही वो क्लीनिंग स्टार्ट करने की तैयारी करता है, अचानक से अपने बैग से एक गन निकालता है और वो एक पास में खड़ी औरत को शूट करता है। रैल्फ जो है अपने प्लान के हिसाब से होटल के अंदर बढ़ता है और बिना किसी शक के लोगों को शूट करता रहता है और उसकी गन साइलेंस्ड गन होती है, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता इधर क्या हो रहा है। फिर वो जानबूझकर एलियास को, जो कि मैनफ्रेड फेस्ट का बेटा है, जो कि एक अगला जर्मन चांसलर बनने वाला है, उसके पैरों में गोलियां मारता है और उसको इंजर्ड करके जिंदा छोड़ देता है। होटल में गन फायर, ग्लास के टूटने की आवाज़ और पैनिक में लोगों की चीखें और गूंजने लग जाती है। अलार्म बजने लगता है और दूर से पुलिस सायरन सुनाई देते हैं। रैल्फ एक स्मोक बम यूज़ करके और भी हंगामा क्रिएट करता है। आखिर में वो बिल्डिंग के टॉप पर एक रोप की हेल्प से नीचे कूद जाता है। फिर रैल्फ अपने अपार्टमेंट पर लौटता है। अपनी चाबियों से डोर को अनलॉक करता है। रूम में डिम लाइट है और रैल्फ मिरर में देख के जो करता है वो देखने वालों को सरप्राइज कर देता है। रैल्फ जो अब तक की एक ओल्डर मैन का लुक लेके बैठा था, अब अपने चेहरे के कुछ पार्ट्स को उतारना शुरू करता है। सबसे पहले उसकी आईब्रोज और हेयर निकालते हैं। फिर वो अपने चेहरे पर लगे स्किन मास्क को रिमूव करता है, जिससे कि एक यंगर और बिल्कुल अलग इंसान सामने आता है जो उस आदमी से बिल्कुल अलग होता है जिसने अभी कुछ देर पहले इतने सारे मर्डर्स किए थे। अगली सुबह मैनफ्रेड फेस्ट, जो जर्मन चांसलर बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट है, सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है अपने बेटे एलियास से मिलने के लिए, जिसको राल्फ ने जिंदा छोड़ दिया था। कार के अंदर मैनफ्रेड रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा होता है जो इसी इंसिडेंट के बारे में होती है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर से कहता है कि रेडियो बंद कर दो। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट उसे एलियास की कंडीशन का अपडेट देती है और बताती है कि एक और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मैनफ्रेड अपनी असिस्टेंट को शांत रहने और चिंता ना करने को बोलता है, लेकिन मैनफ्रेड को यह नहीं पता होता स्नाइपर रैल्फ, जो एक प्रोफेशनल हत्यारा है, एक दूर के होटल रूम में बैठ करके अपने राइफल को विंडो पे असेंबल कर रहा होता है। उस राइफल का स्कोप जूम बहुत सही होता है। वो इतने दूर से ही होटल में बैठे बैठे हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पे निशाना सेट कर चुका होता है। जैसे ही मैनफ्रेड की कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुकती है, एक क्राउड प्रोटेस्ट जमा हो जाता है जो कि उसका विद्रोह कर रहे होते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में मैनफ्रेड कार से निकलता है और हॉस्पिटल डोर्स की तरफ बढ़ने लगता है। रैल्फ जो अब तक निशाना लगा के बैठा होता है, एक ही पल में गन शॉट की आवाज़ गूंजती है जो मैनफ्रेड के सर में जाके लगती है और सीन भगदड़ में बदल जाता है। चीखे और साइरेंस की आवाज़ से माहौल और टेंस हो जाता है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं और सिक्योरिटी टीम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
इस बीच रैल्फ अपने वेपन को पैक करता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए रूम में एक बम प्लांट करता है। कुछ देर बाद ऑफिसर स्नाइपर के होटल रूम पर पहुंचते हैं, फिर एकदम से बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट के बाद सब फॉरेंसिक एविडेंस इरेज हो जाता है और रैल्फ वहाँ से बड़े आराम से बच निकलता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहाँ हम A6 हेडक्वार्टर्स देखते हैं। अंदर बायंका, जो एक स्किल्ड लॉ इन्फोर्सर है और डेंजरस मर्डर को ट्रैक करने में उस्ताद है। उसका कलीग उसे एक रशियन 2000 mg गन देता है, ये बताते हुए कि ये गन बहुत रेयर है और सोचा है कि वो इसे देखना चाहेगी। बहन का ध्यान से गन इंस्पेक्ट करते हैं और नोटिस करते हैं कि सीरियल नंबर को मिटाया गया है। ये एक कॉमन टैक्टिक होती है जिससे गन के ओरिजिन को हाइड किया जाता है। तभी पास के टेलीविज़न पर एक न्यूज़ अलर्ट उनका ध्यान खींच लेता है, जिसमें मैनफ्रेड फेस्ट, जो जर्मन चांसलर बनने वाला था, की शॉकिंग असैसिनेशन दिखाई जा रही होती है। ये न्यूज़ देखकर भयंकर और उसका कलीग सीरियस हो जाते हैं। अगले सीन में हम फिर से जर्मनी पहुंचते हैं, स्पेसिफिकली न्यूरेमबर्ग, जहां पर पता चलता है कि रैल्फ ने एक रेंटल प्रॉपर्टी भी ले ली है, जहाँ वो बिना किसी की नज़र में आए रह रहा है। मूवी का सीन फिर से लंदन शिफ्ट होता है, जहाँ एजेड भयंकर अपने लॉन्ग डे के बाद घर लौटती है। जैसे ही वो अपने घर का डोर खोलती है, उसका हस्बैंड पॉल, जो टीवी देख रहा होता है, उसका वेलकम करता है। टीवी पर एक न्यूज़ सेगमेंट चल रहा होता है, जो अलग चार्ल्स के एक टेक बिलियनर के बारे में होता है, जिसे UDC के नाम से जाना जाता है। ये बिलियनर अपने नए मिस्टीरियस सॉफ्टवेयर रिवर की वजह से हेडलाइंस में है। बैंका और पॉल साथ में बैठते हैं, लेकिन बैंका की अटेंशन न्यूज़ के उस सेगमेंट पर होती है जो कि मैनफ्रेड फेस्ट की असैसिनेशन के अपडेट्स दे रहा होता है। पॉल UDC की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। तभी टीवी पर एक अपडेट आता है कि मैनफ्रेड फेस्ट को स्नाइपर ने शूट किया था, लेकिन अब तक अथॉरिटीज़ को सस्पेक्ट की कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसी बीच भयंका की बेटी जैस्मिन रूम में आती है और भयंका जो है तुरंत मोम मोड में शिफ्ट हो जाती है और जैस्मिन से उसके स्कूल के दिन के बारे में पूछती है। जैस्मिन उसे रिमाइंड करवाती है कि अगले रात को पेरेंट टीचर मीटिंग शेड्यूल्ड है। भयंका उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो ज़रूर वहाँ प्रेजेंट रहेगी। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि रैल्फ, जो अब असैसिन के रूप में फुल्ली कंफर्म हो चुका है, जर्मन फ्रेंच बॉर्डर पर पहुंचता है। जैसे ही वो बॉर्डर पर चेक पॉइंट के पास पहुंचता है, सीन सस्पेंसफुल हो जाता है। बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर हर व्हीकल को क्लोजली इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एक ऑफिसर रैल्फ के पास आता है और उससे उसका पासपोर्ट मांगता है। रैल्फ अपना पासपोर्ट देता है और कैजुअली छोटी सी बातचीत शुरू भी करता है, ये कहते हुए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच पासपोर्ट मांगना तो अनयूजुअल है। ऑफिसर उसे थैंक्स करता है और रैल्फ बिना किसी सस्पिशन के बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। अब वो सेफली जर्मन जुरिस्डिक्शन के बाहर निकल चुका होता है, अपनी असैसिन आइडेंटिटी को छुपाए रखता है। अगली सुबह भयंका अपने ऑफिस पहुंचती है, कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही वो एलिवेटर से निकलती है, सीन काफ़ी एक्टिव होता है। फ़ोन्स जो है कंटिन्यूसली रिंग कर रहे होते हैं और लोग इधर उधर जा रहे होते हैं। भयंका सीधा अपने कलीग के पास जाती है और फेस्ट असैसिनेशन के लेटेस्ट अपडेट्स मांगती है। उसका कलीग एक फ्रेशली कंप्लीटेड रिपोर्ट देता है, जिसमें शॉकिंग डिटेल्स होती है। स्नाइपर ने एक सिंगल प्रिसाइज शॉट 3815 मीटर की डिस्टेंस से लिया था। भयंका तुरंत ये रिएक्ट करती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि 2023 में यूक्रेन में जो रिकॉर्ड सेट हुआ था वो सिर्फ 1540 मीटर्स का था। उसका कलीग उसे रीअश्योर करता है कि एक कंफर्म डिस्टेंस है और जर्मन इन्वेस्टिगेटर कितने प्रिसाइजली होते हैं ये भी मेंशन करता है। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि कोई राइफल रिकवर नहीं हुई थी, जो इंडिकेट करता है कि स्नाइपर ने अपने साथ राइफल भी ले गया। कलीग फुटेज दिखाता है जिसमें सस्पेक्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग से लेस देन 3 मिनट्स में निकलता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा बैग कैरी कर रहा होता है जो बेयरली एक ब्रोकन डाउन स्नाइपर राइफल को फिट कर सकता था। भयंका फुटेज को ध्यान से स्क्रूटनाइज करती है और पॉइंट आउट करती है कि बैग के डायमेंशन 60 सेंटीमीटर से भी कम है, जो किसी स्नाइपर राइफल बैरल्स को फिट नहीं कर सकते। भयंका फिर नॉर्मन स्टॉक का नाम लेती है, एक नॉर्दर्न आयरिश गन मेकर, जिसके बारे में रूमर्स है कि वो ऐसे डिज़ाइन पर काम कर रहा है। वो 2018 में स्टॉकहोम में एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के बाद से वांटेड है। वो एक्चुअली ब्रिटिश है। जब उसे पूछा जाता है कि वो स्टॉक
को कैसे ट्रैक करेगी? बायंका बताती है कि उसके पास एक बंदा है, सैनिम स्पैरो नाम का, जो कि स्टॉक के कनेक्शन के बारे में लीड्स दे सकती है अगर वो फेस्ट असैसिनेशन से जुड़ा हुआ होगा तो। पेरिस में हम देखते हैं कि रैल्फ एक स्टेशन पर है। वो क्वाइटली स्टेशन में नेविगेट करता है और जल्दी से एक कॉर्नर ढूंढता है जो एक इंटरनेट कैफ़े होता है। वहाँ वो अपने पास रखा एक मेमोरी स्टिक निकालता है, उसे एक कंप्यूटर में इंसर्ट करता है और डार्क वेब प्लेटफॉर्म डार्क होर पर लॉगिन करता है। ये प्लेटफॉर्म वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है जहाँ से उसकी सीक्रेट एक्टिविटी चलती है। रैल्फ अपने डार्क वेब प्लेटफॉर्म पर टाइपिंग कर रहा होता है, फिर रिस्पॉन्स का इंतज़ार करता है। जब तक रैल्फ कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है बेलफास्ट, जब बायंका का हस्बैंड पोल फ़ोन पर फ़ोन कर रहा होता है। बायंका जो है फिर एयरपोर्ट से कॉल करती है और पोल तुरंत ये नोट करता है कि वो अपनी बेटी के पेरेंट टीचर इवनिंग को मिस कर रही होगी। बायंका अपनी अपोलॉजी देती है और एक्सप्लेन करती है कि वो अर्जेंट मीटिंग के लिए भी बेलफास्ट लैंड कर चुकी है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो लास्ट फ्लाइट पकड़कर घर लौटने की कोशिश करेगी। पेरिस में रैल्फ को डार्क वेब पर एक नया मैसेज मिलता है। सेंडर उसे अपना अकाउंट 24 घंटे के अंदर चेक करने के लिए कह रहा होता है। कुछ वक्त बाद एक और मैसेज आता है जिसमें रैल्फ को एक एडिशनल असाइनमेंट ऑफर किया जाता है। सेंडर उसे बोनस ऑफर करता है 1 मिलियन यूरोस का अगर वो जॉब एक्सेप्ट करता है तो। थोड़ा हेजिटेशन दिखाने के बाद रैल्फ जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और मीटिंग के लिए रेडी हो जाता है। वही बेलफास्ट में बायंका सुपरमार्केट में अपने कॉन्टैक्ट एलिसन से मिलने पहुंचती है। एलिसन बायंका को वार्न करती है कि अगर उसका हस्बैंड लैरी ने देखा कि वो बायंका से बात कर रही होगी तो वो बहुत गुस्सा होगा। फिर बायंका एलिसन से नॉर्मल स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। एलिसन जो है इनिशियल रेजिस्टेंस दिखाती है। बायंका उससे याद दिलाता है कि नॉर्मल स्टॉक को ढूंढना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। थोड़ा आनाकानी करने के बाद एलिसन फाइनली एग्री करती है और प्रॉमिस करती है कि वो जब उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो बायंका को कॉन्टैक्ट करेगी। वापस पेरिस में रैल्फ को अपने मीटिंग के लिए पेमेंट का कंफर्मेशन मिलता है। रैल्फ अपना काम कंप्लीट करता है, मेमोरी स्टिक को रिमूव करता है और इंटरनेट कैफ़े से बाहर निकलता है। रात को बायंका घर लौट कर आती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है फिर वो एलिसन को कॉल करती है, लेकिन वॉइसमेल पर कॉल चली जाती है। वॉइसमेल के बाद वो मैसेज छोड़ती है। जब वो कॉल एंड करती है तो उसे पता चलता है कि जैस्मिन उसकी बेटी वहाँ खड़ी थी और उसने सारी कन्वर्सेशन जो है वो सुन ली है। बायंका अपनी बेटी को देखकर अपना फेस स्माइली करती है, थोड़ा सा आई एम सॉरी पेरेंट टीचर इवनिंग को मिस करने के लिए। जैस्मिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड नज़र आती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को पुश नहीं करती। सीन फिर स्वीडन शिफ्ट होता है जहाँ रैल्फ एक वुमेन से मिलती है जो उसे अप्रोच करती है। रैल्फ और वुमेन के बीच एक इंटेंस कन्वर्सेशन होता है। रैल्फ को शक होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वह अकेले आई है। इसका जवाब वुमेन कंफर्म करती है। फिर वो वुमेन यूडीसी यानी अलग चार्ल्स एक टेक बिलियनियर को अपना टारगेट बताती है। रैल्फ इस जॉब के हाई रिस्क को समझता है और पहले जो फिगर उसने ऑफर की थी उससे काफ़ी महंगे कोट करता है। नेगोशिएशन के बाद वुमेन कहती है कि वो अपने कलीग से इस कॉस्ट पर डिस्कस करेगी, फिर फाइनल एग्रीमेंट फाइनलाइज करेगी। उनकी मीटिंग के बाद सीन शिफ्ट होता है बायंका की तरफ जो एलिसन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो एक इम्पोर्टेंट मिसकम्युनिकेशन को हाईलाइट करते हुए कॉल कर और इमीडिएटली एलिसन डॉटर्स एमा के बारे में डिटेल्स मांगती है ताकि वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। नेक्स्ट डे बायंका एक लाउड प्रोटेस्ट को देखती है जहाँ लोग यूडीसी और फाइनेंशियल करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान एमा को फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन पर एमा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने एक ऑफिसर को बोतल से इंजर किया था और पुलिस कहती है कि उनके पास विटनेसेस है जो इस बात को कंफर्म करते हैं। एमा अपनी अरेस्ट के बाद ऑफिसर के इंजरी को डिनाई करती है। वो सिर्फ अपनी माँ को कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है। मूवी की स्टोरी लाइन फिर रैल्फ की तरफ शिफ्ट होती है जो कैडिस स्पेन में अपनी गर्लफ्रेंड नरिया को सरप्राइज़ देने के लिए जाता है। इसके बाद स्टेशन पर एमा जो पहले अरेस्ट हुई थी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करती है। बायंका जो एमा के हॉस्पिटल में होने पर परेशान है एमा को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। और द डे ऑफ जैकल के सीज़न 1 एपिसोड का एंड इस तरह होता है कि रैल्फ डार्क वेब के थ्रू अपने पहले जॉब के पेमेंट डिमांड करता है जो म्यूनिच में किया गया था, लेकिन उसे एक अनफ्रेंडली मैसेज मिलता है जो कि एक धोखे की तरफ संकेत करता है। साथ ही साथ बायंका एमा की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगी होती है और स्क्रीन फेड अप हो जाता है।